सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनका पर्पस क्या होता है? दे आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। तो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की अगर हमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में पता करना है तो वी शुड नो व्हाट आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कि उस कम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, राइट। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ये हम एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ते हैं। एक होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं एंड दे आर स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय एफ रेफर्स टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इसमें हम लेते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ एक हाइड्रोजन है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं लिथियम की भी बात करूं तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। नो डाउट लिथियम हैज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिथियम इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट लिथियम के इस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक पेयर है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज वे में बोलूँगी तो मैं बोलूँगी कि ओवरऑल लिथियम इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, but there is some diamagnetic contribution due to the presence of this pair electron. So it means अगर हम इसको जनरलाइज करें, इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सब में कुछ ना कुछ डायमैग्नेटिज्म तो होती है। अब आते हैं हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की तरफ। वो सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट में अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है वो प्रोटॉन है। तो ओवरऑल एटम में दो तरह के चार्ज पार्टिकल हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इट इज़ ग्रेटर देन मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू प्रोटॉन। सो वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। वन मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड टाइप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। नाउ क्योंकि प्रोटॉन हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होती है प्रोटॉन से। सो जो पार्टिकल जितना हैवी, जितना मैसिव होएगा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही कम होएगी। इसलिए क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होती है प्रोटॉन से। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू प्रोटॉन कैन बी इजीली इग्नोर्ड एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अब हम आते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट की ओर। अब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये दो तरह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पेन को एक इलेक्ट्रॉन सोचो तो ये जो पेन है ये अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, इसको हम कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो कि पेन की फॉर्म में मैं शो करी हूँ, ड्यू टू इट्स ओन एक्सिस। सो फॉर एग्जाम्पल सोचो ये एक एटम का रेडियस है, राइट, और ये ऑर्बिटल है। नाउ इमेजिन, एक मिनट, सो ये है जी हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने इस एक्सिस के अराउंड भी मूव करेगा और ये ऑर्बिटल के अराउंड भी मूव करेगा। जब ये अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करेगा तो हम इसको बोलेंगे दिस इज नोन एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बट जब ये ऑर्बिटल में मूव करेगा तो दिस इज नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता 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 इस तरह से ऑर्बिटल में घूमता, और इसमें दोनों तरह की मूवमेंट्स होती हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू spin motion around its own axis and orbital magnetic moment it is due to the movement of electron in orbital. spin को हम शो करते हैं with mu s और orbital को हम शो करते हैं with mu l. So next हम बात करेंगे, it means total magnetic moment it is the sum of magnetic moment due to spin motion and orbital motion. अब हम बात करेंगे units of magnetic moment जो होते हैं बोहर मैग्नेटोन, और जो वन बोहर मैग्नेटोन होता है that is given as EH/4πmc.
जहाँ पे h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है वेलोसिटी, e क्या है इसका इलेक्ट्रॉन, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो m इज मास, c इज वेलोसिटी, e इज चार्ज, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हम लेते हैं इट मीन्स म्यू एस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वेशन होती है टू कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज g अंडर रूट ऑफ कैपिटल S इंटू S+1। G इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको G फैक्टर भी कहते हैं, इसको लैंडेस फैक्टर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.00023। रफली हम इसको 2 के को ले लेते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट इज कैपिटल S। कैपिटल S होता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन होती है। अनदर थिंग अबाउट G इज दैट G इज अ रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। सो जैसे अभी हमने बोला कि म्यू एस को निकालने का क्या फॉर्मूला है, G अंडर रूट ऑफ S इंटू S+1, और G क्या था गायरोमैग्नेटिक रेशियो। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कम्प्लेक्स है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ, यहाँ पे हम पुट करेंगे। G की वैल्यू क्या थी लैंडेस फैक्टर की 2, यहाँ पे आ गया हाफ इंटू हाफ+1, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, दैट विल कम आउट टू बी 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। इसका मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें म्यू एस की वैल्यू कितनी आती है 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। अब हम आते हैं एक टेबल की तरफ। यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है म्यू एस को, और ये यूनिट्स हैं बोहर मैग्नेटॉन। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.73, 2 हैं तो 2.84। सो एस की वैल्यू वैसे ही बढ़ती जाएगी, पहले हाफ, फिर हाफ प्लस हाफ 1, फिर 3/2, फिर 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2। तो इसी के अकॉर्डिंग इस एस वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे यहाँ पे, और फिर अंडर रूट की वैल्यू निकालते जाएंगे और यूनिट होंगे बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट आ गया इन मोस्ट ऑफ द केसेस म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू म्यू एस। यानी इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं यूजिंग फैराडेज मेथड और गॉयस मेथड, तो जो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट की होती है वही आती है, दैट इज नॉन एज म्यू ऑब्जर्व्ड। पर कुछ केसेस में हमारी वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं वो ज़्यादा आती है जितनी कि हमने कैलकुलेट की होती है। इसका मतलब ये है उन केसेस में सिर्फ म्यू एस नहीं, वहाँ पे म्यू एल भी कंट्रीब्यूट करता है, जो हम पीछे पढ़ सुन चुके हैं कि म्यू एल क्या था, दैट वाज द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। जब में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज गिवन एज म्यू एल। सो उस केसेस में हमारा फार्मूला ये नहीं, हमारा फार्मूला ये यूज होएगा, दैट म्यू इज सम ऑफ 2 कैपिटल एस प्लस कैपिटल एल, इट इज अंडर रूट ऑफ 4s S+1 प्लस एल इंटू L+1। सो नेक्स्ट इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू म्यू एस प्लस म्यू एल। तो ये स्पिन मोशन है, ये ऑर्बिटल मोशन है। अब कुछ केसेस में म्यू एल आता है, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन म्यू एस। कुछ केसेस में म्यू एक्सपेरिमेंटल इज एग्जैक्टली इक्वल टू म्यू एस। इट मीन्स उस केसेस में जो म्यू एल की वैल्यू वो क्वेंच हो जाती है। यहाँ पे हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, इट गेट्स क्वेंच्ड, क्वेंचिंग अक्कर। क्वेंचिंग का मतलब होता है कैंसल आउट हो जाना किसी चीज का। सो अब हम यहाँ पे आते हैं टेबल 2 की तरफ। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो, यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मेटल्स के अकॉर्डिंग निकाले हैं। नाउ सी कुछ केसेस में जैसे हमने म्यू एस से निकाली तो वैल्यू आई 1.73, जब एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू उसी रेंज में आ गई, 2.83 उसी रेंज में आ गई। लेकिन कुछ केसेस में लेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं वैल्यू 3.87, जैसे ये केस है D7 का, ठीक है 3D7। तो यहाँ पे 3D7 मीन्स कोबाल्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन कहती है कि वैल्यू 3.8 होनी चाहिए, बट वैल्यू कितनी आती है इन द रेंज ऑफ 4.3। सी डिफरेंस बिटवीन 4.3 एंड 3.87 इज हार्डली 0.5 का, ठीक है ना, डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जब इस तरह का सिस्टम होता है तो हम कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं। पहला पॉइंट हम ये कहते हैं कि इन केसेस में क्या है कि मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी है म्यू एस की, बस थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन किसकी है म्यू एल की, राइट। क्योंकि इस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये वाले सिस्टम की बात की तो 3.87 वैल्यू कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है म्यू एस,
बाकी पॉइंट्स में है, वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, म्यू एल। सो वी कैन से कि आउट ऑफ म्यू एस एंड म्यू एल जो मेजर कंट्रीब्यूशन होती है वो म्यू एस की होती है, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कम होती है। और ये जो कम वैल्यू है ये हमें दो चीज़ें इंडिकेट करती है, जहाँ पे वैल्यू बहुत कम आ रही है इसका मतलब पार्शली क्वेंच्ड है, और जहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही, जैसे इन केसेस में कि 1.73 सोचा था 1.73 आ रही है, इट मीन्स वहाँ पे कम्प्लीटली क्वेंच होगी, यानी कि वहाँ पे कम्प्लीटली कैंसल आउट होगी। देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता तो है, राइट, इसका मतलब म्यू एल की वैल्यू थोड़ी बहुत होनी तो चाहिए। ये जो कैंसल आउट है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कंप्लीट क्वेंचिंग है, जहाँ पे थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन आ रही है वहाँ पे पार्शली क्वेंच्ड है, और मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम म्यू एस। अब हम आते हैं कि क्वेंचिंग होती क्यों है। तो क्वेंचिंग इसलिए होती है कि ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की मोशन है, राइट। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, लेट्स से अगर हमने कहा कि ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 लाइगेंड है, लेट्स से इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो इस केस में क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ना, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसको रोकने की कोशिश की जाती है। कौन कोशिश करता है, लाइगेंड, और लाइगेंड की भी कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू कैन इमेजिन कि ये मेटल है, राइट, और यहाँ पे लाइगेंड्स हैं। तो ये जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो घूमना चाहते भी अंदर ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे जो लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या करेगी, उसको रोकेगी, इसको रिस्ट्रिक्ट करेगी। इस रीजन से क्या आएगा कि ऑर्बिटल मोशन जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि वो क्वेंच हो जाती है, वो कैंसल आउट हो जाती है। अब आते हैं कि हम ब्रॉडली ले लेते हैं कि मेटल जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है। अब ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं इन 3d ऑर्बिटल, तो मोस्ट ऑफ दैट जो ट्रांजिशन मेटल है वहाँ पे म्यू एल कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 4f ऑर्बिटल में। सो वी कैन से कि इन ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन n-1d, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये इसके ऑर्बिटल है, ये मैं बना लेती हूँ कि ये 3d ऑर्बिटल है, इसके ऊपर मैक्सिमम बस एक s ऑर्बिटल ही होता है, राइट। वो भी जब कम्प्लेक्स बनाया जाता है तो उस केस में s ऑर्बिटल खत्म हो जाता है। तो आप इसको ये सोचो कि in case of transition metal electrons they are present in outer 3d orbital, तो वो जो लाइगेंड फील्ड है, जो इधर लाइगेंड बैठे हुए हैं उनको वो एक्सपोज्ड है। एक्सपोज होने से क्या है कि इसकी जो लाइगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी मोशन को क्वेंच कर देती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ऊपर ही पड़ा हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वे। अब हम आते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर 4f ऑर्बिटल में है, अंदर पड़ा हुआ है, अंडरग्राउंड है, ठीक है। उसके ऊपर कौन कौन से ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, 5s और 5p, जो उसको एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल अपने घर के अंदर घूम रहा है और उसके ऊपर वो अंडरग्राउंड है, यानी कि आप इस तरह से इमेजिन करो कि इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन टेरेस पे घूम रहे हैं, तो टेरेस का मतलब वो सरफेस पे हैं, तो जो लाइगेंड होएंगे वो प्रॉब्लम करेंगे। इन केस ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बेसमेंट में है, राइट। बेसमेंट का मतलब बेसमेंट से ऊपर ग्राउंड फ्लोर भी आ रहा है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी आ रहा है, तो वो सरफेस पे एक्सपोज नहीं है, इसीलिए जो लाइगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको कुछ नहीं बोलती। सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 4f ऑर्बिटल विच इज वेरी वेल शील्डेड, और वी कैन से प्रोटेक्टेड बाय द ओवरलाइंग 5s एंड 5p ऑर्बिटल, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के केस में क्वेंचिंग नहीं होती। सो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के केस में म्यू इज इक्वल टू म्यू एस प्लस म्यू एल। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि L और S यानी कि कैपिटल L और कैपिटल S जो होते हैं इनकी आपस में क्या हो जाती है, कपलिंग, यानी कि स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन आपस में क्या कर जाती है, कपल, और हमारे पास एक तीसरा पैरामीटर आ जाता है जिसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिंबल G। सो जैसे हमने अभी देखा, इन सम केसेस कैपिटल S एंड कैपिटल L दे कपल टू गिव LS कपलिंग। उस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फैक्टर, ये लैंडे सेपरेटिंग फैक्टर कहलाता है। J इज टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। और इस केस में जो G होता है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2J J प्लस 1। तो यहाँ पे सिर्फ अभी ये फॉर्मूला दिया हुआ है इन दोज केसेस जहाँ पे ये दोनों कपल करते हैं, और वो केसेस जहाँ पे LS कपलिंग नहीं होती वहाँ पे जैसे हमने कहा
कि दोनों की कंट्रीब्यूशन लेते हैं. फॉर एग्जांपल इन ट्रांजिशन मेटल्स, राइट, इन ट्रांजिशन मेटल वी कैन से दैट इवन इन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, जिसमें बड़ी प्रोमिनेंट होती है कि ये ऑर्बिटल मोशन क्वेंच नहीं होती. सो वी कैन से कि दिस फार्मूला इज मेजरली अप्लाइड फॉर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स. और ट्रांजिशन मेटल में कुछ ही हैं, जैसे हमने ये टेबल देखा था कि कुछ ही हैं जिसमें थोड़ी बहुत ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आती है. सो मैक्सिमम में क्या हो जाती है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेंच हो जाती है. सो इन दोज केसेस वेयर एल-एस कपलिंग डज नॉट अकर, in those cases it is the combination of spin and orbital motion, and it is given by this formula, which is under root of 4s into s plus 1 plus l into l plus 1. So that's all about the first topic, that was magnetic properties of transition metals.